हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि पिछले टर्न पर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स पे मैंने आपको पिछले वीडियो में लास्ट में एक दो न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। तो आज उसी टॉपिक के कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ मैं के शुक्ला एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स का जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि कोई समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है और वो वैद्युत क्षेत्र में तिरछा रखा गया है, तो उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू पढ़ा था ई डॉट ए। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर किसी सवाल में, किसी न्यूमेरिकल्स में अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिए गए होंगे तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हो। लेकिन फिर इसी को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ये दो वेक्टरों का डॉट गुणन है ई ए कॉस थीटा। तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लेकिन बस ये समझना होगा हमें कि थीटा जो है वो पृष्ठ के अभिलंब से वैद्युत क्षेत्र का कोण है। थीटा, बार बार मैंने इस चीज को मेंशन किया है कि पृष्ठ के अभिलंब से क्षेत्र का कोण है। पृष्ठ के अभिलंब से क्षेत्र का कोण है, क्षेत्र का कोण है। थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीटा को समझना बहुत जरूरी होता है। एक एग्जांपल भी आपको ऐसे छोटा सा दे देता हूं। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर ये हम कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तीन परस्पर लंबवत अक्षें हैं एक्स वाई जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया है। तो अगर सपोज कर लीजिए कि कोई क्षेत्रफल एक्स वाई तल में है, ये एक्स वाई तल, ये हमने एक्स वाई तल लिया हुआ है, ये हमने कोई एक एरिया एक्स वाई तल में ले लिया है, तो इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में होगी, यानी इस डायरेक्शन में होगी। आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा उस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है, यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में होती है। तो अगर कोई पृष्ठ एक्स वाई तल में रखा है, ठीक है, मान लिया जाए कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे कह दिया गया है 0.2 मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको आप वेक्टर में लिखोगे तो ये वेक्टर में इस प्रकार लिखा जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू 0.2, और चूंकि ये इस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप होता है, तो इसको आप वेक्टर में इस प्रकार लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसको, वेक्टर ए इज इक्वल टू 0.2 के कैप। क्यों किया हमने? क्योंकि ये जो हमने ये तल जो रखा है, जो सरफेस है हमारा, ये एक्स वाई तल में है, एक्स वाई प्लेन में है ये, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा। और जेड डायरेक्शन में जो नॉर्मल होगा, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो के कैप होगा, तो इस एक्चुअल में एरिया की वैल्यू 0.2 मीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर इसको आप वेक्टर में लिखते हो तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर, इस तरह लिखेंगे। समझ गए इस बात को? अगर सपोज कर लीजिए यही सेम एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर वो आपका वाईजेड तल में है, इस प्रकार वाईजेड तल में रख दें, ये वाईजेड तल हो गया, ये वाईजेड तल में रख दिया गया है, तो इसके अभिलंब की दिशा एक्स डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी। तो एक्स डायरेक्शन में होगी तो अब यही सेम वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी 0.2, और चूंकि एक्स डायरेक्शन में इसका एरिया की डायरेक्शन है और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो अब आपका ये हो जाएगा एरिया। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर कभी कोई एरिया, कोई क्षेत्रफल अगर एक्स वाई तल में है तो उसकी डायरेक्शन जेड कैप डायरेक्शन में, अर्थात वाई अक्ष की दिशा में होगी। यदि कोई तल, कोई पृष्ठ जिसका तल वाईजेड तल में रखा गया है, तो उसकी दिशा, क्षेत्रफल की दिशा एक्स अक्ष की दिशा में, अर्थात आई कैप की दिशा में होगी। तो ये आई कैप आपको लिखना होगा। तो कुछ बातें हैं, ये बहुत ही बेसिक्स बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सवालों को लगाने में इनका उपयोग करना पड़ेगा आपको। तो आइए देखते हैं, कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो जो कल पिछले टर्न पे जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, उसी से रिलेटेड अब हमारा ये न्यूमेरिकल का सेशन है।
आज न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर आपके सामने है। ठीक है, इसको रफ करता हूं। इसमें दो इक्वेशंस मैंने आपको बताए हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों का हम उपयोग करते हुए कुछ सवाल इसमें देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 देख लीजिए। क्वेश्चन 1 है, ये एक सवाल है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लिया हमने कह दिया 10i कैप प्लस 5j कैप, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र 10i कैप प्लस 5j कैप न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, के वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र 10i कैप प्लस 5j न्यूटन पर कूलम में एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 0.2 i कैप मीटर स्क्वायर है, जिसका क्षेत्रफल 0.2 i कैप मीटर स्क्वायर है, रखा है। पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना रहेगा आपको। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया है, आपको E की वैल्यू गिवन है, ये है 10i कैप प्लस 5j कैप न्यूटन प्रति कूलम, यूनिट भी रहेगा इसका। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र 10i कैप प्लस 5j कैप दिया हुआ है, में एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 0.2 i कैप मीटर स्क्वायर है। तो इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 0.2 i कैप, इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर। अब ये बात समझनी है कि अगर क्षेत्रफल की दिशा एक्स अक्ष की दिशा में है, आई कैप की दिशा में है, तो इसका यह मतलब हुआ कि वो पृष्ठ वाईजेड तल में रखा गया है। तो इसी सवाल को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक पृष्ठ जो वाईजेड तल में रखा गया है उसका क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर है। कि ये आई कैप नहीं दिया जाएगा आपसे, बस ये कहा जाएगा कि वाईजेड तल में रखा है और उसका क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर है। तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, वाईजेड तल में होगा तो उसकी डायरेक्शन एक्स अक्ष की दिशा में होगी, हमेशा लंबवत होगी। वाईजेड तल के लंबवत एक्स अक्ष होगा, एक्स वाई तल के लंबवत जेड अक्ष होगा, एक्स जेड तल के लंबवत वाई अक्ष होगा। तो बस ये हो गया। अब आप इसलिए फ्लक्स निकाल लीजिए। फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा है, phi E इज इक्वल टू E डॉट ए। E डॉट ए, बस दोनों वैल्यूज रख दीजिए। बस डॉट मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, 10i कैप प्लस 5j कैप, ये हो गया, डॉट कर दीजिए। और ये 0.2 i कैप दिया हुआ है, 0.2 i कैप। जे का कुछ नहीं दिया है, आप 0j कैप भी लिख सकते हैं। डॉट मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो करिए तो देखिए 10 दूना 20, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होता है, अगला टर्म 0 हो जाएगा। तो बस 2 आ गया, 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा, 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो बस इस तरह आप कैलकुलेट कर लोगे, बहुत इजी है। सिंपली डॉट गुणन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक शक्ति
एक चकती का तल, ध्यान दीजिएगा इसमें हमने चकती का तल लिखा हुआ है, चकती का तल 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा है, का कोण बनाते हुए रखा है। चकती है, रखी है। संबद्ध फ्लक्स की गणना कीजिए, संबद्ध फ्लक्स की गणना कीजिए। आपको बताना है कितना फ्लक्स होगा। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए क्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चकती है का तल 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखी है। संबद्ध फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए कैसे। हाँ तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ है आपको चकती की त्रिज्या दी है कैपिटल R 10 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हो मीटर में बदल लीजिए, 0.1 मीटर हो जाएगा। ये चकती की त्रिज्या दी है, तो आप चकती का क्षेत्रफल यहीं पर निकाल लीजिए। हमें फ्लक्स बताना है तो फ्लक्स के लिए क्षेत्रफल चाहिए। तो चकती का क्षेत्रफल A = हो जाएगा, फॉर्मूला होता है πr²। वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 कर दिया और r की वैल्यू है 0.10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 3.14 इंटू ये 10⁻⁻1 है, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कैपिटल A आ गया। और क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र दिया है, वो दिया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है। और लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता हुआ रखा हुआ है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा चित्र देख लीजिए। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया है ये। अब देखिए इसमें एक चकती का तल, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। देखिए चकती का तल ये क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। तो चकती का तल मतलब ये चकती का तल है। तो ये चकती का तल वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश का कोण बना रहा है, ये 30 अंश बना रहा है। और आपको पता है कि वैद्युत फ्लक्स में हमें तल से कोण नहीं लेना होता है, हमें अभिलंब से कोण लेना होता है। तो चकती का अभिलंब ये हो जाएगा, इस दिशा में ये अभिलंब हो जाएगा। इसको हमने नॉर्मल कह दिया है, ये चकती का अभिलंब है। तो अगर चकती का तल वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाएगा तो जो इसका अभिलंब होगा वो वैद्युत क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाएगा। तो आपको थीटा की वैल्यू जो दिया है यहां लिखेंगे कि चकती के अभिलंब से क्षेत्र का कोण, क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र का कोण आपको बताना है। तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 से आपको तल वाले कोण को सब्ट्रैक्ट करना है, 90 - 3 30। एक्चुअली चकती का तल और चकती का अभिलंब हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो आपको 90 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, 60 डिग्री हो गया। बस इसलिए अब आप वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला वही φ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, E.A। E.A का मतलब EA cos थीटा, ये हो जाएगा EA cos थीटा। और तीनों वैल्यूज आप यहाँ पर रख दीजिए। तो रख देता हूं, देखिए क्या हो जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी, φ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये दिया है आपको 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये क्षेत्रफल है, निकाल चुके हैं, 3.14 इंटू 10⁻⁻2 ये हो गया। और cos थीटा cos 60 मल्टीप्लाइड बाई cos 60। अब आप देखिए ये पावर इससे वो हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट 2 × 3.14 हुआ, 10⁻2 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 है, 2 से 2 काट दिया। तो बस ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 10⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या आप इसे 314 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी कह सकते हैं। दोनों आंसर सही हैं।
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बस ये वैद्युत फ्लक्स हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए? तो यदि किसी शक्ति का तल वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाए तो उसका अभिलंब वैद्युत क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाएगा। अब इसी सवाल में अगर यह होता कि शक्ति का अभिलंब वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है, तब फिर थीटा की वैल्यू 30 ही आपको रखनी होती। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे आपको कि सवाल में शक्ति के तल से दिया है कि शक्ति के अभिलंब से दिया है। अभिलंब से दिया है तो डायरेक्ट उसी कोण को आपको फॉर्मूले में रख लेना है, उसी एंगल को। लेकिन अगर शक्ति के तल से दिया है तो फिर उस एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा आपको। चलिए तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अब इससे कुछ अलग क्वेश्चन ले आते हैं आपके सामने। अब हमने मान लिया कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वही एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें हमने मान लिया कि एक यहां पर आपका इस प्रकार का एक घन रखा हुआ है, एक क्यूब रखा हुआ है। ये इस प्रकार का एक क्यूब रखा हुआ है जिसकी प्रत्येक साइड आपकी ए, ये इसका सेंटर है। ये क्यूब रखा है, इसकी प्रत्येक साइड स्मॉल ए कर दिया है। सभी लेंथ ब्रेथ हाइट सभी जो है स्मॉल ए है। क्यूब है, घन की प्रत्येक भुजा ए। ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, उसमें इस प्रकार रखा है। अब क्या है कि इसमें कितने पृष्ठ हैं? जैसे ये पृष्ठ है आपका, एक ये पृष्ठ है, ये किस में हुआ, किस तल में हुआ? वाईजेड तल में। ये वाईजेड तल में, ये पृष्ठ हुआ और ये पृष्ठ हुआ, ये दोनों वाईजेड तल में है। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए इसकी दिशा अगर दिखाना चाहें तो वाईजेड तल की दिशा आपको बताया था हमेशा उस तल के लंबवत जो अक्ष होता है, और उस तल के लंबवत होगा एक्स अक्ष, तो इस दिशा में होगी। ये आपका पहला पृष्ठ हमने मान लिया है, तो इसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, एक्स अक्ष की दिशा में होगी। इसको अभी हमने प्रश्न नंबर 1 ले लिया है। इस पृष्ठ की जो दिशा होगी इसके अभिलंब की, वो इस डायरेक्शन में होगी। हमेशा बताया था कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अच्छा, यहीं पर एक वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में ऑलरेडी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ये वैद्युत क्षेत्र है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ई नॉट आई कैप। ई नॉट एक नियतांक है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र। आई कैप ये बता रहा है कि धन एक्स अक्ष की दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार लगाया गया है। तो ये पूरा वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में ऑलरेडी, एक्स अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब आपको ये बताना है कि इस घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो जैसा कि आपको पता है भी, जो पहला पृष्ठ आप देख रहे हैं, तो पहले पृष्ठ में क्षेत्रफल की दिशा आप देख रहे हैं किस डायरेक्शन में है, तो हम पहले पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि ये भी जो है ऑलरेडी एक्स अक्ष की दिशा में है, पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में है। तो पहले पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, दूसरे से निकालेंगे। घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक पहले पृष्ठ से निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन चित्र में, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। चित्र में वैद्युत क्षेत्र प्लस एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र प्लस एक्स अक्ष की दिशा में दिष्ट है। तो आपको बताना है घन के पहला पार्ट कह लीजिए, घन के प्रत्येक फलक से या पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स। एक तो ये बताना है और उसके बाद फिर आपको दूसरा बताना होगा कि घन के संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स। तो ये आपको दोनों चीजें बतानी है। चलिए सबसे पहले आप पृष्ठ 1 से देखिए, इसको हमने प्रश्न नंबर 1 का है। तो देखिए पहला पार्ट करते हैं फर्स्ट। तो यहां लिखेंगे पृष्ठ 1 से वैद्युत फ्लक्स। φ1 चलिए निकालते हैं। ये φ1 पहले पृष्ठ से। तो हमने ये पढ़ा है फॉर्मूला E डॉट ए क्या हो जाएगा, EA cos थीटा। लगा दीजिए आप फॉर्मूला, तो हो जाएगा EA cos 0। देखिए पहले प्रश्न में ए की दिशा ई की दिशा में, cos 0 1 हो गया, तो ये हो गया E। और ए की वैल्यू, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है कि घन में 6 फलकें होती हैं और हर फलक वर्गाकार होती है। अगर ए भुजा है, घन की एक भुजा ए है, तो इसके एक फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा a²। तो ये हो जाएगा आपका a²। तो ये पहला फ्लक्स आ गया आपका φ1 हमने निकाल लिया। इसके बाद दूसरे उस पे आइए, दूसरा फलक है, इसके अभिलंब की दिशा ये हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए की दिशा ये हो जाएगी। जबकि वैद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा में, और ये आप यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा देख रहे हैं वो नेगेटिव एक्स अक्ष की दिशा में। तो यहाँ पे थीटा का मान 180 है। तो दूसरे पृष्ठ से निकाल लेंगे। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ से, तो φ2 बता देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा आपका फॉर्मूला वही रहेगा E डॉट ए। इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करिए तो EA cos थीटा जो है वो 180 डिग्री दिया है। 180 कैसे हुआ, इस डायरेक्शन में है और ए की ये डायरेक्शन है, तो ए और ई अपोजिट है। रख दीजिए। तो ई तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। आप E नॉट, इसको आप E नॉट भी कर सकते हो। यहाँ पर जो E दिया है, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा है, आई क्या बता रहा है, उसका परिमाण E नॉट है, तो इसको आप E नॉट कर सकते हो। यहां भी इसको हमने E नॉट कर दिया है। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका E नॉट, और ए की वैल्यू हो जाएगी a², और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -E नॉट a²। तो ये दूसरे पृष्ठ से फ्लक्स हो गया। इसके बाद जरा तीसरा पृष्ठ देखिए, ये आपका तीसरा पृष्ठ है, इसको हमने प्रश्न नंबर 3 कह दिया, और इसके अभिलंब की दिशा ये होगी ऐसे। ये किस तल में है आपका, ये है XZ तल में, ये XZ तल में, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा Y की डायरेक्शन में होगी, Y डायरेक्शन में। तो Y डायरेक्शन में क्षेत्रफल की दिशा है, जबकि वैद्युत क्षेत्र ऑलरेडी एक्स अक्ष की दिशा में, तो यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। और आपको पता है कि अगर 90 अंश है E और A के बीच का कोण, तो वो फ्लक्स 0 होगा। उसी तरह इस नीचे वाले पृष्ठ से देखिए, ये भी वही सेम तल में है, ये हो जाएगी इसके अभिलंब की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा, और इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है। यहां भी ये एंगल आपका थीटा 90 हो जाएगा, तो इसको हमने फोर्थ वो कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फलक 3 व 4 से वैद्युत फ्लक्स निकालोगे, ये वैद्युत फ्लक्स, तो वो क्या हो जाएगा, φ3 φ4 दोनों बराबर हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ देख रहे हैं आप थीटा दोनों केसेस में 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा E डॉट ए। एक बार फॉर्मूला E डॉट ए ही लिखोगे आप, इसको एक्सपेंड करोगे तो हो जाएगा EA cos 90, और cos 90 है तो टोटल 0 हो जाएगा। तो ये 4 पृष्ठों से हमने फ्लक्स निकाल लिया है। अभी 2 पृष्ठ और बचे हुए हैं, तो 2 पृष्ठों से और फ्लक्स आप निकाल लीजिए। 2 कौन से पृष्ठ हैं, अब देखिए 4 तो इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक ये फलक हो गया, एक ये हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, और इस घन में एक ये सामने का फलक होगा, ये सामने का फलक, एक ये फलक होगा, और एक इसके पीछे का होगा, ये वाला फलक। तो जब ये सामने वाला फलक होगा तो ये एक्चुअली XY तल में है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगी ए टैप की, वो ये इस डायरेक्शन में होगी, Z दिशा में। तो Z दिशा भी ये क्षेत्रफल की दिशा होगी, और वैद्युत क्षेत्र ऑलरेडी एक्स अक्ष की दिशा में है, तो यहां भी थीटा का मान 90 होगा। और ये जो ये वाला ये XY तल है, इसमें भी जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो Z दिशा में होगी, नेगेटिव Z डायरेक्शन में।
तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो भी एक्स अक्ष से 90 डिग्री पर होगी। तो इसी प्रकार अगर आप चौथे और पांचवें लिखोगे, फलक 5 व 6 से फ्लक्स निकालोगे आप, तो वहां भी 90 डिग्री रहेगा वैद्युच्छेद की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच का कोण। तो 5 एंड 5 तो ये भी आपका E डॉट ए रहेगा और ये हो जाएगा EA cos 90। तो ये भी 0 हो जाएगा। एक्चुअली वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में। तो आप ये कह सकते हो कि एक्स अक्ष की दिशा में अगर वैद्युत फ्लक्स है तो केवल जो वाईजेड तल में जो पृष्ठ होंगे उन्हीं से फ्लक्स गुजरेगा। बाकी एक्स वाई तल में या एक्सजेड तल में जो पृष्ठ होंगे उनसे फ्लक्स शून्य होगा। तो आपको पता है यहाँ पर वाईजेड तल में दो पृष्ठ हैं, एक ये पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ है। तो इसीलिए आप देखिए इन्हीं दोनों पृष्ठों से हमें फ्लक्स मिला है। और बाकी ये फलक इनसे 0 होगा और एक ये वाला फलक होगा आगे और एक उसके पीछे, इन दोनों से भी 0 हो जाएगा। तो ये आपके 6 पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट था कि कुल फ्लक्स आपको बताना था, पूरे घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो बस सभी को जोड़ दीजिए आप। तो यहाँ हो जाएगा 5 1 + 5 2 + 5 3 एंड सो ऑन 5 6 तक कर देंगे। ये 6 फलक हैं, 6 फलकों के क्षेत्रफल उसको पृष्ठ फ्लक्स को आप जोड़ दोगे, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पहला फलक हमने निकाला था E0A², ये निकाला है -E0A² और बाकी के 4 0 ही हैं, ठीक है। तो ये भी फाइनली कैंसिल हो जाएंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इस पूरे घनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो, अगर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो देखिए इस फलक से जितना वैद्युत फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है, जितना वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ से गुजर रहा है उतना ही यहां से निकल रहा है। तो जो एंटरिंग फ्लक्स है वो लीविंग फ्लक्स के इक्वल है। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो एंटरिंग फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है, लीविंग फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव है, लीविंग फ्लक्स पॉजिटिव है और बाकी के 4 फलकों से 0 है। तो एंटरिंग फ्लक्स लीविंग फ्लक्स चूंकि दोनों इक्वल हैं वैल्यू में और नेगेटिव के साथ हैं, तो जो टोटल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये जो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ जो आपका क्यूब है जिसकी साइड हमने ए लिया है एनसीईआरटी में, उसको उन्होंने कह दिया है 20 सेंटीमीटर। तो साइड उसकी कुछ भी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन और है आपका, एक क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज जो दी है आपको, अतिरिक्त अभ्यास, उसका ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E आपको दिया है। क्वेश्चन 15 है एनसीईआरटी का, ये आप देख लीजिएगा, मैं केवल उसकी वैल्यूज नोट कर ले रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नोट करने में फिर टाइम लगेगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E दिया हुआ है आपको, ये कैपिटल E, ये दिया है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम पर विचार कीजिए। अब विचार करने का यह मतलब हुआ कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है I कैप दिया है, इसका मतलब है कि ये वैद्युत क्षेत्र ऑलरेडी एक्स अक्ष की दिशा में है। तो इस प्रकार ये वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। चलिए अभी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण दिया, उसकी दिशा दे दी है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो विचार करना है। इसके बाद 2 पार्ट हैं इसमें। पहला पार्ट देखते हैं क्या है। लिखा इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के उस पार्श्व से जिसका तल वाईजेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए यहीं पे मैं आपको एक ये बना दे रहा हूं XYZ, एक तल की बात इन्होंने की है तो उसको हमें यहां करना पड़ेगा XYZ। ये एक तल हमने ले लिया है। लिखा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के उस पार्श्व से, तो 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग आपको बनाना है जो वाईजेड तल के समांतर है। तो वाईजेड तल के समांतर देखिए कैसे होगा 10 सेंटीमीटर भुजा का, ये हो जाएगा वाईजेड तल के समांतर। ये
ये एक हमने वर्ग रख दिया है जो वाईजेड तल के समांतर है। ये वाईजेड तल में है, एक्चुअली जेड जो है ये बाहर की ओर होता है, ये बाहर की ओर होता है। तो ये जो तल हमने रखा है वो इस तल में रखा है, इसमें वर्ग रखा है यहाँ पे। तो ये वही वर्ग है, 3D फिगर है इसका, ये वाईजेड तल है। ये 10 सेंटीमीटर भुजा का है, वर्ग है, ये स्क्वायर है। ये 10 सेंटीमीटर भुजा का एक इस प्रकार वर्गाकार तल रख दिया है। तो आपको बताना है कि इस तल से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो बताइए अब ये अगर क्षेत्रफल, इसको अभी हम निकालते हैं ये कितना होगा, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन आप लेते हो तो डायरेक्शन तो यही होगी ना क्षेत्रफल की, वेक्टर एक, और वो किस डायरेक्शन में है, एक्स अक्ष की दिशा में, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। आप देखिए वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री है। तो ई की वैल्यू ये दी गई है। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भुजा ये दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एरिया बता दीजिए क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। लीजिए इसको मीटर में बदल के इसका स्क्वायर कर दिया, ये 100 हो जाएगा, 10⁻⁴। तो आप लिख सकते हैं 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। अब अगर इसको आप वेक्टोरली लिखते हो, वेक्टर के हिसाब से लिखते हो, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आप लिखोगे 10⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर। ये समझ आया हमने आई कैप कैसे कर दिया। भाई ये जो हमारा ये रखा गया है, ये किस तल में रखा है, वाईजेड तल में। तो इसकी जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो एक्स अक्ष की दिशा में होगी। तो वेक्टोरली हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बस पहला पार्ट हमारा ये बताना था कि इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ए पार्ट। तो वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए। वैद्युत फ्लक्स फॉर्मूला लगा दीजिए, वही वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर लगा दीजिए, ई डॉट ए कर लीजिए, ज्यादा इजी है। ई डॉट ए, ई आप देखिए आई कैप उसमें दिया हुआ है, तो ये होगा आपका 3 × 10⁻³ आई कैप है, और डॉट ए हमने कर दिया, ए जो है 10⁻² आई कैप। बस इन दोनों का डॉट ले लीजिए आप। बाकी आप ये cos थीटा भी लगा सकते हो, ई का परिमाण ले लेंगे, ए का परिमाण ले लेंगे, और थीटा आपको पता है दोनों के बीच का 0 डिग्री है, वैसे भी कर सकते हो। सॉल्व करिए तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁴, 3 में से 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और आई डॉट आई आपका 1 होता है। तो बस ये हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका पहला आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया। अभी इसमें एक सेकंड पार्ट भी लिखा है, इसी वर्ग से गुजरने वाले पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाए। अभी इसका एक सेकंड पार्ट भी है कि इसी पृष्ठ से, जो कि अभी वाईजेड तल के समांतर रखा है, अब आपको बताना है कि यदि यही पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताना है यदि इसका अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाए। तो मैं रफ करके सेकंड पार्ट आपके सामने रखता हूं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बता रहे हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि जैसे आपका ये एक्स अक्ष है, तो वैद्युत क्षेत्र तो इसी दिशा में है, ये तो इसी दिशा में है। अब जो पृष्ठ यहाँ पर है, ये वाला वाईजेड तल में जो पृष्ठ रखा है, वो पृष्ठ एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बना रहा, ये 60 अंश का कोण बना रहा। तो ये क्षेत्रफल की दिशा है, पृष्ठ के अभिलंब की दिशा है। अब चाहे ये कह दीजिए कि पृष्ठ का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाए, पृष्ठ का अभिलंब, क्योंकि पृष्ठ की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंब से ली जाती है, तो 60 अंश का कोण बनाए। तो अब आपको सेकंड पार्ट में बताना है कि इससे कितना फ्लक्स होगा। तो वैद्युत फ्लक्स इसमें भी निकाल लेंगे आप। फाई इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला ई डॉट ए लगाएंगे और फिर आप लिख देंगे ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू देखिए रखा था पीछे 3 × 10⁻³ था। आई कैप की जरूरत नहीं है क्योंकि ई का हम परिमाण ले रहे हैं। ए क्षेत्रफल हमारा 10⁻² था, रखेंगे। अब उसमें भी दिशा की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है हम यहाँ केवल परिमाणों की बात कर रहे हैं। कॉस थीटा का मतलब हो गया cos 60। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 3 × 10⁻1 × 1/2, तो ये हो जाएगा 30/2। तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हाफ हो जाएगा सीधे। फ्लक्स की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। दोनों पार्ट मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर ये जो XY तल में जो पृष्ठ रखा था उसका अभिलंब
वैद्युत क्षेत्र से एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बना रहा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बना रहा है, तब आपको बताना था कि उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऐसा लग रहा है मुझे आपने समझ लिया होगा, बड़ा आसान है। और दोनों तरीके मैंने कहा कि आप यूज कर सकते हो। आप ई डॉट ए डॉट गुणन भी निकाल सकते हो दो वेक्टरों का, या आप इसी को ई ए कॉस थीटा कर लीजिए। ई ए कॉस थीटा भी करते हो तब भी आपको यही रिजल्ट मिलता है, तो आप दोनों कर सकते हैं। ए डॉट भी हमने पढ़ाया था क्लास 11th में, याद होगा आपको, 11th क्लास, दो वेक्टरों का डॉट गुणन, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हो गया, ये रफ कर दें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप पर निर्भर करता है कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, और आज का ये वीडियो लेक्चर मैंने इसीलिए रखा है ताकि आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना अच्छी तरह से आ जाए। ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वैद्युत फ्लक्स जैसे हम निकालते हैं वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स भी निकलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको वैद्युत फ्लक्स अच्छी तरह से निकालना समझा दे रहे हैं। बाकी आपको चुंबकीय फ्लक्स निकालना फिर अपने आप से आप कर लोगे। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये हमने एक आर त्रिज्या की चक्ति ले लिया है, ये कैपिटल आर, ये इसका सेंटर है। अब ये जो चक्ति है थोड़ा सा दबा के इस प्रकार रखी गई है, एक्चुअली ये इस तल में रखी है, ऊर्ध्वाधर तल में। और बाकी किसी चक्ति को आप अगर इस तल में देखते हो, इस बोर्ड के तल में, तो वो चक्ति आपको इस तरह दिखेगी, आर त्रिज्या की ये। तो आर त्रिज्या की चक्ति आपको नजर इस तरह आएगी, लेकिन हमें और भी कुछ चीजों को दिखाना है, इसलिए हम इस तरह ना दिखा करके थोड़ा सा हमने इसको दबा दिया है। लेकिन ये वाली चक्ति आप इसी तरह की समझें, इसी तरह की समझें। ये देखिए चक्ति की ये अक्ष कहलाती है, ये चक्ति की अक्ष है। तो मान लिया कि चक्ति की अक्ष पर x दूरी पर, यहां पर x दूरी हमने ले लिया है, ये x दूरी पर यहां पर एक प्लस क्यू आवेश रख दिया है, एक प्लस क्यू आवेश हमने यहां पे रख दिया है। ठीक है, अब इसमें अगर आप दिखाते हो तो यहां से x दूरी पर, यानी यहां पर एक आवेश आप रखोगे इस जगह पे q आवेश। तो जो q आवेश रखोगे तो इस आवेश की जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर जाएंगी। तो बाहर की ओर का मतलब है शक्ति को भेदते हुए पार करेंगी। अब जैसे यहां से अगर हम दिखाएंगे तो ये आपकी इस तरह बल रेखाएं इसमें से ऐसे करके पार करेंगी पूरी शक्ति को, नीचे भी इस प्रकार पूरी शक्ति को भेदते हुए बाहर को निकलेंगी। तो सवाल हमारा यही है यहाँ पर कि अगर ये क्यू आवेश इस शक्ति की अक्ष पर इसके केंद्र से x दूरी पर स्थित है क्यू आवेश, तो आपको बताना है कि इस शक्ति से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कि इस शक्ति से कितना गुजर रहा है। तो आपको इस बताना है कि शक्ति से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कि कितना गुजर रहा है। अब देखिए क्या करना होता है आपको इसमें। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा इसको मैं अभी वो कर दे रहा हूं, केवल समझाने के लिए था कि वैद्युत बल रेखाएं कैसे जो है क्षेत्रफल को यहां से पार करेंगी। हमने ये मान लिया ये कैपिटल आर इसकी टोटल ये त्रिज्या है, शक्ति की त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है, तो हमने ये माना यहां पर कि ये इसका सेंटर है, यहां पर y दूरी ले सकते हैं या स्मॉल r दूरी ले लीजिए। चलिए स्मॉल r कर लेते हैं। स्मॉल r दूरी पर यहां पर एक रिंग बनेगी। देखिए स्मॉल r त्रिज्या की एक रिंग बनेगी, इस प्रकार की एक वलय बनेगा। शक्ति को आप मान सकते हो कि शक्ति बहुत सारे वलय से मिल करके बनी है। ये हमने r त्रिज्या की एक रिंग ले ली है, तो रिंग की थोड़ी सी मोटाई भी दिखा देते हैं इसमें। ये ऐसे करके रिंग की मोटाई हो जाएगी। ये r त्रिज्या की एक रिंग हमने यहाँ पे बना दी है। ये ठीक है, r त्रिज्या की एक रिंग बना दिया है।
अगर आप इस रिंग को इधर देखना चाहो तो जैसे ये चकती है, ये तो कैपिटल आर त्रिज्या की है, इस आर त्रिज्या की रिंग कुछ इस तरह होगी, स्मॉल आर त्रिज्या की रिंग ले रहे हैं, वो इस तरह की एक रिंग हमने कंसीडर किया है, ये वाली स्मॉल आर त्रिज्या की है। और बाकी इसकी मोटाई जो है वो हम डी आर ले लेते हैं, इसकी थिकनेस जो है वो डी आर है, आर त्रिज्या है और डी आर इसकी मोटाई है। यहां भी हमने इसकी मोटाई को डी आर ले लिया। तो ये इसकी डिस्टेंस r है, ये x है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वैल्यू निकालोगे तो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको हमने o कह दिया था, इसको हमने यहाँ पर ये o इसका सेंटर है, इसको o डैश कर दिया है। चलिए, और यहां पर हमने बिंदु a मान लिया है। तो जरा देखिए a पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, a पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी इस पॉइंट पर। तो एक कूलाम आवेश रखिए, तो प्लस जो है इस प्लस को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, ये ऐसे, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या काम करना रहेगा, एक कूलाम आवेश रख दीजिए। तो लीजिए एक कूलाम आवेश यहां रख दिया, तो ये प्लस क्यू इस प्लस एक कूलाम पे लगने वाले बल को इस दिशा में दिखाएगा। दिशा हो चुकी है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो जाएगी। अब अगर इसी रिंग जो वलय हमने लिया है इस पर एक अभिलंब खींच दें इस दिशा में, अभिलंब की दिशा आपको बताया था कि पृष्ठ की दिशा होती है, तो चूंकि रिंग है इसका क्षेत्रफल हमने डीए मान लिया है, तो इसके बीच का ये एंगल हमने अल्फा मान लिया, अल्फा, तो ये वाला भी एंगल अल्फा हो जाएगा। तो ई और डीए के बीच का यह कोण अल्फा है। ठीक है, तो अब आप इस रिंग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लीजिए। रिंग या वलय, वलय को ही रिंग कहते हैं, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। चलिए डी फाई लिख लिया, इसे स्मॉल है, रिंग चूंकि स्मॉल एरिया की है तो डी फाई ई। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए ई और डीए के बीच का कोण अल्फा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो रिंग का अभिलंब है उसके बीच का कोण, तो ये हो जाएगा आपका ई डॉट डीए। खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा आपका ई डीए कॉस अल्फा, ये रिंग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ई डीए कॉस अल्फा। ठीक है, अब आपको इसमें ई की वैल्यू, डीए की वैल्यू और कॉस अल्फा की वैल्यू, तीन वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 कह दिया। अब अगर आप पूरी शक्ति के कारण, पूरी शक्ति से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना चाहते हैं, तो शक्ति से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे, तो ये फाई हो जाएगा, फाई ई। तो इसी को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, डी फाई ई, बिटवीन लिमिट्स करेंगे, अभी लिमिट्स आगे लिखते हैं, तो डी फाई ई की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस अल्फा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बस इंटीग्रेशन कर देना है आपको, पूरी रिंग, पूरी शक्ति के कारण गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा ई डी ए कॉस अल्फा। अब आपको इसमें ई की वैल्यू, डीए की वैल्यू और कॉस अल्फा, ये तीनों वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो चलिए पहले इस बिंदु आवेश Q के कारण यहां पर A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाल लीजिए। तो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वही KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन, और ये डिस्टेंस है आपकी O डैश A का स्क्वायर, ये हो जाएगा। वायु में रखा है, वैल्यू हो जाएगी K की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश Q ही है, और डिस्टेंस हो जाएगी O डैश A। देखिए O डैश A, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट में है तो स्क्वायर है यहाँ, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये E की वैल्यू आ गई। ठीक है, DA की वैल्यू अभी आगे निकाल के दिखा रहा हूं। कॉस अल्फा भी जरा यहीं से निकाल लीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। डीए की वैल्यू कैसे निकलेगी वो आगे देख लेते हैं।
डीए की वैल्यू कैसे निकालना है उसको देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए डीए जो है उस रिंग का क्षेत्रफल है, रिंग का। ठीक है, और रिंग इस प्रकार की है, थोड़ा फिगर एक और देख लेते हैं फिर से। ये यहां पर इस प्रकार की एक रिंग बन रही है, ये इस तरह की रिंग है, आर त्रिज्या है और बाकी डी आर इसकी मोटाई हमने मान लिया है। इसकी त्रिज्या आर है, इस रिंग की वलय की त्रिज्या आर है और इसकी मोटाई थिकनेस जो है ये डी आर है, ये डी आर। तो अगर इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए तो अगर हम यहां से इसको कट कर दें और कट करके इसको लंबा कर दें, इस तरह रिंग को कट करके और इस तरह की लंबाई में ले लेते हैं उसको, तो ये एक पतला सा रेक्टेंगल बन जाएगा, एक आयताकार आकृति बन जाएगी, आयत जैसा ये रिंग। ठीक है, तो अगर यहां से कट करके और इसको हम लंबा कर देते हैं तो ये इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। तो इस रिंग की परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। कट करके लंबा कर दिया तो ये इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई आर और ये इधर इसकी थिकनेस है डी आर। तो अगर आप रिंग का क्षेत्रफल निकालते हैं, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा डीए इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इस पतली सी आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये डीए कैलकुलेट हो जाएगा। तो ई की ये वैल्यू, कॉस अल्फा की यहां से वैल्यू और डीए की ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज उठा करके आपको इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आप सभी वैल्यूज रख दीजिए। तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा रिंग से, उससे पूरी चक्ति से गुजरने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रल, ई की वैल्यू रखिए, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू है। फिर आपका डीए है, डीए की वैल्यू ये निकली है 2 पाई आर डी आर, और फिर आपका कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की ये वैल्यू है, कॉस अल्फा की वैल्यू भी रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अंडर रूट में दिया हुआ है, इसकी पावर हाफ कर लेते हैं। अब देखिए यहां से 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए, कई सारी चीजें इंटीग्रेशन के जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगी, क्यू बाहर आ जाएगा, एक आर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और अपॉन यहां बचेगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये कांस्टेंट नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये कांस्टेंट नहीं है, तो बस इतना ही बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, यहाँ पे मिलेगा आपको डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक आर भी बचा हुआ है, आर डी आर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, तो 3/2। तो ये फ्लक्स हो जाएगा। क्यू, ये आर हमने अंदर कर लिया है, ये आर अंदर कर लिया है। ठीक है, तो बस अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए इंटीग्रेशन आपको पहले भी बताया है, 1-2 एग्जांपल्स में इंटीग्रेशन का हम लोगों ने यूज किया है। तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन आपको करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इसमें वैल्यू को। देखिए कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। अभी इसकी लिमिट हम रखते हैं, बस इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसके बाद आपको इसमें भी लिमिट भी रख देंगे कि इंटीग्रेशन की क्या लिमिट होगी। तो देखिए इसमें हमने ये माना कि जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको हमने टी के बराबर मान लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखिए एक्स जो है यहाँ पे आपको बताया था फिक्स है, आवेश से बिंदु ओ तक की दूरी थी, एक्स नियत है, ये नहीं बदलेगी, तो एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r डी आर और टी का हो जाएगा डी टी। तो यहां से आप आर डी आर की वैल्यू निकालोगे, ये आर डी आर, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई 2, आर डी आर इज इक्वल टू हो गया डी टी बाई 2। तो एक टी का यह मान और आर डी आर का यह मान उठा करके इसमें रख दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, आर डी आर की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया है डी टी बाई 2 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह में टी रखना है, तो ये हो जाएगा टी की पावर 3/2। हमने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी रख दिया है, टी की पावर 3/2।
इस 2 को भी आप बाहर ले सकते हो, 2 को भी बाहर ले लीजिए तो 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं t की पावर -3/2 और इंटू dt। ठीक है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने एक पढ़ रखा है, देख लीजिए कैसे करना है। तो ये हो जाएगा आपका qx अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब t की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा। फॉर्मूला हमने ये वाला यूज किया है, x की पावर n dx, ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला n की सभी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1। -1 को छोड़कर ये फॉर्मूला किसी भी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। तो बस इसी फॉर्मूले को हमने लगाया है। तो t की पावर n वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, तो t की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज किया है। तो अब आप इसमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो 4 एप्सिलॉन 0 ये रहेगा, और ये हो जाएगा ऊपर t की पावर -12 और नीचे भी हो जाएगा -12। तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा qx अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और t की पावर -12 है, उसको आप 1 अपॉन √t लिख सकते हैं, 1 अपॉन √t, √t कर सकते हैं आप, अंडर रूट में t। अब t की वैल्यू हम रख देते हैं यहां से x² प्लस r²। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो हमने शक्ति लिया है, वहां पे रिंग की त्रिज्या हमने स्मॉल r लिया है, और वही रिंग जो है वो सेंटर से लेकर के बाहर तक, शक्ति का जो बाहरी वो होगा, बाहरी लाइन होगी, वहां तक रिंग ही वेरी कर रहा है, यानी स्मॉल r वेरी कर रहा है। तो अब आप इसकी लिमिट कर सकते हैं, देख लीजिए लिमिट कैसे होगी। ये यहाँ पे हमने ऐसा लिया था चित्र, ये हमने r लिया था। देखिए सेंटर पे अगर रिंग की रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पर r की वैल्यू 0 होगी, और अगर बिल्कुल किनारे पे आप निकालेंगे यहाँ पर, तो हमने मान लिया है कि इस शक्ति की त्रिज्या कैपिटल R है, तो स्मॉल r का जो लिमिट होगा वो फ्रॉम 0 टू कैपिटल R होगा। अगर 0 से लेकर के कैपिटल R तक की सभी रिंग इस शक्ति में हम भर दें, तो आप कह सकते हैं कि ये पूरी रिंग से ही शक्ति बन जाएगी, ये पूरा पार्ट आपका उसी रिंग से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे रिंग्स होंगे, स्मॉल 0 त्रिज्या से लेकर के कैपिटल R त्रिज्या तक की रिंगों से भरा हुआ ये शक्ति होगा। तो इसीलिए इसकी लिमिट हो जाएगी फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो लिमिट लगा दीजिए 0 से कैपिटल R। ठीक है, अब आपको पता है लिमिट पहले अपर लिमिट रखनी होती है, सॉल्व करेंगे इसे, तो अपर लिमिट रख दीजिए पहले, तो हो जाएगा -qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले अपर लिमिट रखेंगे, x तो कांस्टेंट है, अंडर रूट x² ही रहेगा, स्मॉल r की जगह पहले कैपिटल R ले लेंगे, r², और माइनस हो जाएगा 1 अपॉन, फिर स्मॉल r की वैल्यू 0 करनी है, तो x² प्लस 0, ये हमने लिमिट रख दिया। अब ये अंडर रूट x² है, तो x बचेगा, ये माइनस को आप अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर जाएगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब x को अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। x अंदर जाएगा तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस x अपॉन हो जाएगा अंडर रूट x² प्लस r²। तो बस ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा कि कैपिटल R त्रिज्या की शक्ति की अक्ष पर x दूरी पर रखे किसी q आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स। पूरी तरह से मैथमेटिकल था, समझ आ गया होगा आपको, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन रूट x² प्लस r²। समझ गए होंगे इसको, ये बहुत आसान है। एक बार फिर आप चाहें तो इसी को थोड़ा दूसरे उसमें भी देख सकते हैं। ये इस तरह की हमने शक्ति ली थी, ये इस तरह की हमने एक शक्ति लिया था, ये इसकी अक्ष थी, ये इसका सेंटर था।
ठीक है, ये त्रिज्या कैपिटल आर थी। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें, ये डिस्टेंस यहां से एक्स थी, ये क्यू आवेश है, ठीक है। तो अगर इसे हम थीटा मान लें, थीटा, इसे एक शंकु भी आप मान सकते हैं, कोन है, देखिए ये कोन इस तरह का, ये इस तरह करके कोन है, शंकु, जिसका आधार जो है वो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका ये आधा कोण जो है, ये थीटा है, इसको अर्धशेष कोण कहते हैं, हाफ वर्टेक्स एंगल कहते हैं। तो अगर यहां से आप देखें तो कॉस थीटा का अगर मान निकालते हैं तो ये x है, ये कैपिटल R है, तो इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसका जो स्लैंट हाइट या जो तिरछी ऊंचाई होगी, अगर इसी शंकु को हम इस उसमें कर दें, प्लेन इसका वो बदल दें, बस ऊपर कर देंगे, तो ये तिरछी ऊंचाई कहलाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये r है और ये वाली डिस्टेंस आपकी x है। तो आप ये भी पूछा जा सकता है कि शंकु के एक कोने पर क्यू आवेश रखा है, तो उसके समतल पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो समतल पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना का यही सेम फॉर्मूला है, यही चीज है। तो इसी चित्र को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, इसको हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं शंकु की। ये x जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यहां मानी जाएगी, फिलहाल यहाँ क्षैतिज है, जब लेटा है शंकु, इसको खड़ा कर दिया है तो ये x ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, कैपिटल आर त्रिज्या है, तो ये वाली तिरछी ऊंचाई कहलाती है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला, ये समकोण त्रिभुज, इसमें अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो ये जो अभी हमने प्रूफ किया है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे आप कॉस थीटा ले सकते हैं। तो वहां कॉस थीटा कर देंगे तो यही फॉर्मूला आपको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि वो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा जो है वो शंकु का हाफ वर्टेक्स एंगल है, अर्धशीर्ष कोण है थीटा। तो शंकु भी कह सकते हैं, या इसे आप चक्ति कह लीजिए। चक्ति की अक्ष पर x दूरी पर रखा है क्यू आवेश, कैपिटल आर त्रिज्या की चक्ति है, तो आपको बताना है चक्ति के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। चक्ति मतलब डिस्क, उसको वृत्ताकार चक्ति या सर्कुलर डिस्क कहते हैं। तो आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। तो कभी आपसे थीटा के पदों में पूछते हैं और कभी आपसे x और कैपिटल R के पदों में पूछेंगे। तो ये दोनों ही डेरिवेशन एक ही हैं। अगर ये पूछा जाता है तो यहां तक आकर के आप ये कर लीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप यही होगा, बस कॉस थीटा की वैल्यू हमें रख देनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स लगाए, काफी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने लगा लिए। इसी तरह अभी जब हम लोग आगे चुंबक पढ़ेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि वहां भी चुंबकीय फ्लक्स आएगा एक टॉपिक। तो चुंबकीय फ्लक्स भी वैद्युत फ्लक्स की तरह ही होगा, तो इसलिए वहां के जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको चुंबकीय फ्लक्स भी निकालने होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगली क्लास में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार 2020 बोर्ड के एग्जाम में भी एक 5 नंबर का गॉस की थ्योरम से क्वेश्चन था, यानी जो आपका विस्तृत उत्तरी है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है गॉस की थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गॉस की प्रमेय क्या है उसे सिद्ध करेंगे, बाद में उसके एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।